हेलो हेलो। देखिए वीडियो चालू है। चलिए क्लास भाई, अब आप लोग आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और अगर ढंग से करेंगे तो टॉपिक 45 मिनट्स में हो जाएगा, बहुत आराम से, मतलब आधे घंटे में भी हो सकता है। सो गाइज, टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है बेसिकली? तो मैं छोटी छोटी बैटरीज को बेसिकली कंबाइन करूंगा सीरीज में, पैरेलल में एंड सो ऑन, मतलब कई तरीकों से उसको मैं कंबाइन करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा उससे नेट ईएमएफ कितना पैदा हो सकता है। क्या मैं 5-5 वोल्ट की बैटरीज को जोड़ के क्या 50 वोल्ट की बैटरी तैयार कर सकता हूँ? क्या मैं 5-5 वोल्ट की बैटरी को जोड़ के 1 वोल्ट की बैटरी तैयार कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ ज्यादा से कम को या कम से ज्यादा को? क्या कुछ भी ऐसा बन सकता है? तो हम उसको समझने जा रहे हैं। सो गाइज, सबसे पहला मैंने जो केस आपके सामने लिया है ना, ये केस क्या है? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। पहला केस है कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन तो ऊपर लिख दिया, मैं सीधा लिखता हूं टू सेल इन सीरीज, टू सेल्स इन सीरीज। चलो बच्चों, अब तुम ना इसको इस तरीके से समझना, जैसे मैंने तुम्हें पहले ना कभी कुछ बताया, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैंने तुम लोगों को यह बताया था कि अगर कई सारे रेजिस्टर्स बच्चों सीरीज में होते हैं तो याद करना उनमें ना वोल्टेज डिवाइड होती है। उनमें वोल्टेज क्या होती है? डिवाइड। पता नहीं तुम्हें कितना याद है। करंट सबके पास सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज इसके पास, जैसे आई R1 आएगी तो इसके पास आई R2 आएगी, तो इसके पास वोल्टेज ऑब्वियस सी बात है अलग आएगी, और इसके बाद वोल्टेज बोलो क्या आएगी? अलग। और उन दोनों की वोल्टेज का सम नेट इसके बराबर होगा। नहीं आ रहा याद ऐसा? सीरीज में जितनी भी वोल्टेजेस ड्रॉप होती हैं उन सबका सम किसके बराबर होता है? नेट वोल्टेज की। ये बात मैं आप लोगों को जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करा रहा था तब मैंने सिखाई भी थी। क्या पता है? और ये बात और बताइए कि क्या तुम्हें ये पता है कि अगर पैरेलल की बात करी जाए, अगर ये V वोल्ट है तो पैरेलल में आने वाले हर रेजिस्टर के पास, पैरेलल में आने वाले हर रेजिस्टर के पास, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, तो सबके पास जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? V, V एंड V। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला है। ये मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि अगर मेरी कोई बैटरी सीरीज में लगी हुई है रेजिस्टर्स के साथ तो वो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, और इन सभी वोल्टेजेस का सम जो है इसके बराबर आता है। ध्रुव ऐसा होता है। और अगर पैरेलल में तो सबको जो वोल्टेज मिलता है वो क्या मिलता है? बोलो सेम। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा बोर्ड पे आप समझिएगा, मैंने ना दो सेल्स को सीरीज में लगा रखा है। इसका मतलब ये कि मेरे पास दो बैटरीज हैं और मैंने उनको सीरीज में कनेक्शन में कर दिया, और कनेक्शन ऐसा करा है इसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव जोड़ा है, ताकि जब ये जिस डायरेक्शन में करंट बनाए वो भी उसी डायरेक्शन में करंट बनाए ना, सेम डायरेक्शन में। फोकस करिएगा बच्चों। एक बैटरी ये रही, एक बैटरी ये रही, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा, दोनों का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है भैया? ये तो बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि मैं लगभग लास्ट 10 दिनों से ना केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में यही करा रहा हूँ कि एक सेल का खुद का बोलो क्या होता है? इंटरनल। बाहर तो सेल बनाता ही है करंट बाहर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब वायर में चलते हैं तो उसका रेजिस्टेंस अलग होता है, लेकिन अंदर का जो सेल के अंदर खुद रेजिस्टेंस होता है, जो आयंस को चलने के लिए रुकावट महसूस होती है, वो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं आ रहा ध्रुव याद? हमने पढ़ा है ये चीज बेसिकली। सो आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने स्मॉलर लगाई है क्या है? बोलो, दीज आर द इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल, है ना। सो गाइस, इस हिसाब से आप मुझे बताओ इस सर्किट का नेट वोल्टेज कितना काम करेगा? कौन बच्चा बताएगा? सीरीज में है तो आपको लगता है दोनों सीरीज में है तो नेट शेल करके पूरी, जैसे मान लो कि अगर ये ई है और ये ई है तो नेट पूरी कितने की काम करेगी? बोलो 2 की। अरे वोल्टेज कितने की काम करेगी? बोलो, क्योंकि आपको पता भी है सीरीज में जब चीजें होती है तो V1 प्लस V2 मिलकर V बनता है, तो नेट जो मुझे लोड के पास रिजल्ट मिलेगा वो कितनी वोल्टेज वाला मिलेगा? बोलो, ई जमा में ई। मैं आइडेंटिकल सेल्स ले रहा हूं। तनिष बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं ये बोलता हूं कि एक ध्यान सुनो, V1 जमा V2 करके नेट हमें V मिल जाता है, सो मैं बोलूंगा ये E और E मिलके बोलो कितना हो जाएगा? 2E। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाली बैटरी बनाएगी करंट इस तरफ और ये वाली बनाएगी इस तरफ, तो जितना ये बना रही होगी उसके हिसाब से वही बना रही होगी, दोनों का वोल्टेज जुड़ गया ना फिर भाई? नहीं आया समझ में? समझिएगा। सो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? बोलो 2E। अच्छा, नेट ईएमएफ तो 2E हो गया, कौन बताएगा कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? सो मुझे पता है इन दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज में है, और ये भी सारा कुछ लोड का रेजिस्टेंस वो भी सीरीज में है। सो बोलो कितना आएगा? 2R प्लस में बोलो कितना? R। सो जो मुझे बताइए नेट करंट आएगा बेसिकली वो कितना होगा? सो V नेट बाय में R नेट ना। अरे नहीं है बस में I इज इक्वल्स टू में क्या होता है? V बाय R। समझ नहीं आ रहा? मेरी आवाज सही से पहुंच रही सबके पास? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इनकी वजह से? कहा वीडियो को तो बताएंगे नहीं सर हम। बोलो कितना? 2E अपॉन में 2R प्लस में R। यार समझ नहीं आ रहा? पक्का कुछ क्लैरिटी है इसको लेके भी?
अब अगली बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं, जो मेरा सेकंड केस है बच्चों, वो क्या है वो सुनो। ये है मेरा 2 सेल्स इन पैरेलल। ओए सुनते चलो, क्योंकि जब ये बेसिक वाले समझोगे तब थोड़े और कॉम्प्लेक्स वाले केस कराऊंगा। सो अगर 2 सेल पैरेलल में हो बच्चों, एक तो ये वाला सेल है प्लस माइनस E1, सॉरी E1 नहीं लेना, अभी E लेना है, और ये E, और ये समझ में आएगा तो ही आपको बड़े वाला केस समझ में आने वाला है। फोकस करिएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो कितना, R, इसका भी कितना बोलो, R, और बाहर ये लोड R। अब जरा ध्यान समझना बच्चों, कौन बच्चा बताएगा इस बार जो इस लोड के पास नेट वोल्टेज जाएगी वो कितनी जाएगी? E/2। ध्यान से देखो। अच्छा एक बात आओ, अगर यहां V वोल्टेज होती है, यहां V होती है, यहां V होती है, तो यहां कितनी होती है? 3V होती है क्या? V/3 होती है? कितनी होती है? V ही होती है। कितनी होती है बोलो? सो अगर यहां E है और यहां भी E है, तो नेट जो लोड को मिलने वाला है वो भी कितने वाला है? E। मतलब कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता लगी कि अगर मैं सेल्स को, कई सारी बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट कर देता हूं, तो मेरी EMF पे कोई फर्क, मैं 5-5 वोल्ट की बैटरीज को अगर पैरेलल जोड़ दूं ना, तो मेरा 5 वोल्ट ही नेट वोल्टेज रहेगा। है ना कमाल की चीज? आप लोग अगर देखो समझ नहीं रहे, ये बहुत जरूरी बात मैं बोल रहा हूं, उसमें बातें कर रहे हैं। अगर 5-5 वोल्ट की 10 बैटरी सीरीज में लगा दोगे तो वो 50 वोल्ट बन जाएगा, लेकिन अगर उन्हीं 5-5 वोल्ट की बैटरी को पैरेलल में लगा दोगे सो वो 5 ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फिर बदलाव क्या आएगा? रजिस्टर का बदलाव आ जाएगा। किसका बोलो? रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर फोकस करेंगे, अगर मेरा इस तरीके से पैरेलल में है तो बोलो नेट वोल्टेज अभी भी कितना रहेगा? बोलो E रहेगा। नहीं आ रहा समझ में? विकास है ना, जैसे कि V है तो नेट भी कितना मिल रहा है? बोलो V ही मिल रहा है। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर E और E है तो नेट वोल्टेज बोलो कितना आएगा? E आएगा। मुझे बताना R नेट कितना आएगा? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या आपको लगता है R और R तो पैरेलल में है, और जो इन दोनों का नेट बनेगा वो इसके साथ बोलो किसमें? सीरीज में है। सो 2 R और R अगर मेरे पैरेलल में है, सो कैसे निकलेगा बोलो? मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा हूं, 1/R जमा 1/R, बोलो कितना हो जाएगा? 2/R। उल्टा पलटी मारेंगे R/2, है ना। सो इन दोनों का मिलके हो जाएगा R/2 प्लस में ये सीरीज में आ जाएगा बोलो R। समझ नहीं आ रहा सर? मुझे बताओ नेट करंट कितना आ गया? E नेट, सॉरी E अपॉन में कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना, पक्का बताओ भाई। और थोड़ा सा अगर मैं आइडिया लगाऊं तो आप लोग वैसे तो नहीं सोच सकते ये चीज कि किस केस में ज्यादा होगा, जैसे आप सोच रहे हैं आदर्श, क्योंकि इसमें फर्क पड़ता है। जैसे ऊपर से इसमें न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर इसमें कम है, बट इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसमें डिनोमिनेटर कम है। सो ऐसे आइडिया नहीं लगेगा, वैल्यूज पुट करने के बाद ही देखा जाएगा। कौन सा? ये वाले में ना, तो फिर E भी तो कम है, ऊपर भी तो कम है ना। सो वो वैल्यू कैलकुलेट कर देखना पड़ेगा। क्लास वो सोल्व कर सकते हैं। वैसे मुझे तुम ये बताओ, देख फिर ये दोनों समझ में आए? पता नहीं क्यों एक्साइटेड रहता है, लेकिन फिर 2R भी तो हो जाएगा ना। फिर वही तो बात है। चले इसको हटा दूं, ये वाले को फेंक दूं पक्का? अरे यार तुम्हें कहीं बाद में कुछ को जरूरत पड़े। मैं उसको बड़ा कर दूंगा फिर से। अब आप करोगे खुद, मैं नहीं कर रहा हूं। तो पहला केस आपको कर रहे हैं अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, मतलब मैंने बहुत सारे सेल सीरीज में लगा दिए ऐसे करके। करना भाई सब बच्चे। अबे कुछ बच्चे आंसर कर रहे हो, तुम कह रहे क्या बताना है, क्या बताना है? वही बताओ, तीनों चीजें बताओ ना। आई नेट भी, ई नेट भी, पक्का? ऐसा तो नहीं सिर्फ इन्हीं को पता है, आंसर सबको पता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं n सेल सीरीज में लगा दूंगा
इसीलिए पहले 2 वाला बताया है। ए फिर तुम ही पंखा बंद करवाते हो क्लास का। मत करो डिस्कस, मुझसे पूछ लो बस जो पूछना है, खुद मत करो डिस्कस, क्योंकि तुम डिस्कस करते करते ना फिर कुछ और ही डिस्कस करने लग जाते हो। मेरी बात सुनो, मेरे पास कई सारे सेल सीरीज में है और एन सेल सीरीज में है। सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये भी वोल्टेज, ये भी करंट उसी डायरेक्शन में बनाएगा, ये भी सब सेम डायरेक्शन में बनाएंगे, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मिस्टेक क्लियर हो रहा है। सो मैं बोलूंगा मेरा ई नेट कितना आएगा बच्चों, ई नेट बताओ कितना आएगा। सो एन ई, क्या सब सहमत हो? क्या एक और बात से सहमत होगी, जो आर नेट आने वाला है वो कितना आने वाला है, क्योंकि स्मॉल आर के, तो एन आर प्लस में आर, ये बात से भी सहमत हो? नहीं सहमत हो? और आई नेट कितना आएगा जरा बताओगे? अब एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे करने वाला हूं, ये करने में बड़ा आसान सा लग रहा है ना, लेकिन अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, जो कि यहां से क्वेश्चन हो सीबीएसई निकालेगी। ये केस समझ में सबको आ गया? अब मैं आप लोगों के सामने केस नंबर 1 लेता हूं। अब एक मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं, कंडीशन क्या, समझने की कोशिश करना। अगर अगर एनआर काफी बड़ा हो जाए आर से, मतलब ये वाला सिचुएशन हो जाए कि मैंने इतने सारे सेल लगा दिए कि वैसे तो सुनो सुनो सही, क्लास मतलब एक बहुत सिंपल सा रूल है, एन आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब ये क्या आ गया कि मान लो ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम का है और मेरी जो बैटरीज है ना उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भले ही 1 ओम का है। कितने ओम का बोलो? 1 ओम का। लेकिन मैंने ऐसी 500 बैटरीज लाइन में लगा दी। कितनी बोलो? 500 बैटरी। तो कहीं ना कहीं 1-1 ओम मिलके सीरीज में जो एन आर हो जाएगा वो 500 ओम का हो जाएगा। समझे नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई भले ही ये 10 ओम का है और वो भले ही 1 ओम का है, स्मॉल आर भले ही 1 ओम का है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम ओम का है, लेकिन ये बहुत सारे रेजिस्टर, बहुत सारे सेल्स लगने के बाद इन सबका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज एन आर, अगर वो बहुत बड़ा हो गया कैपिटल आर से, तो मैं इस एन आर प्लस आर को सिर्फ एन आर लिख सकता हूं। समझे नहीं इस पॉइंट को यार? क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी है, अगर इससे तो मैं इस आर को निगलेक्ट भी कर सकता हूं और मैं बोलूंगा कि मेरा ऐसे में जो नेट करंट आएगा वो कितना आएगा बोलो? एन ई अपॉन में बोलो क्या? एन आर। और मैं लिख देता हूं ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ऐसी कंडीशन में एन आर प्लस में आर को मैं नियरली बोलो क्या मान सकता हूं? एन आर। अब इससे क्या होगा? इससे कमाल की चीज देखने को मिली मुझे। वो क्या देखने को मिला? ध्यान समझिएगा। एन से एन क्या हो गया? कट गया, और मेरा जो करंट आ गया वो कितना आ गया? ई बाय में आर। और ये बहुत बहुत जरूरी रिजल्ट है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाता है, उस सूरत हाल में जो नेट करंट बनता है फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कितने सेल लगाए हैं। क्या इसमें एन है यहां पर? अब आप यहां पर 500 सेल लगाओ, चाहे 1000 सेल लगाओ, चाहे 1500 सेल लगाओ, नेट करंट सिर्फ एक ही बनेगा, ई बाय आर। कितना बनेगा बोलो? अगर मेरे कई सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के वैल्यू बड़ा हो गया है बहुत ज्यादा, किससे बोलो? एक्सटर्नल से, फिर आपसे जितने मर्जी सेल बढ़ाते रहिए, अब करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट रहेगा ई बाय आर। कितना रहेगा बोलो? नाउ द वैल्यू ऑफ द करंट इज बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। नहीं है ये बात समझ में? डायरेक्ट बोल सकते हो ई बाय आर की 5 वोल्ट की बैटरी है, उसका 1 ओम का रेजिस्टर है, सीधा करंट लिख देंगे 5 बाय में। कितना लिख देंगे बोलो? ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देखने की जरूरत है, ना कितने सेल लगे उसको देखने की जरूरत है। मींस इस समय मेरा करंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा नंबर ऑफ सेल के। समझ ही नहीं आया? लेकिन केस नंबर 2 ये कहता है कि मान लो मेरा इन सबका समना फिर भी बहुत कम रहता है एक्सटर्नल से। मतलब ऐसा है ना, मान लो 0.11 ओम के हैं, या मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही आपका, मतलब ये 0.1 ओम के हैं, 10 बैटरी लगी है तो एक ही ओम बन पाया, और ये अकेला 100 ओम का है। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सबके सम से बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सबके सम से बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जो नेट करंट होगा वो कितना होगा बच्चों? एन ई बाय में एन आर प्लस में आर को सिर्फ मैं आर लिख सकता हूं। लिखो मत, समझो यहां पर कुछ। और अब जरा मुझे बताएंगे अब क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा सेल होंगे ना उतना ज्यादा बोलो क्या बनेगा? करंट बनेगा। ऐसा कब होता है? जब इन सभी रेजिस्टेंसेस का, जब सभी सेल्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं इनका सम काफी कम आ रहा बोलो किससे? एक्सटर्नल से। तो जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। बट अगर इन सबका सम बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर सेल जितने मर्जी बढ़ते रहे कोई फर्क। अब इसका एक एस्पेक्ट ये हो जाता है कि जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना तो वो कहीं ना कहीं उसके वोल्टेज के इंपैक्ट को खत्म कर देता है, तो फर्क ही नहीं पड़ता फिर कि कितने सारे सेल आ रहे हैं। इसका लॉजिकल थोड़ा सा इंपैक्ट है, लेकिन उस पर जाना नहीं है। आप लोगों को एक छोटी सी बात सीखनी है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है भाई। ये बहुत मतलब क्या है ना, देखो सीबीएसई को पता है ऊपर जो टॉपिक हर बच्चा पढ़ के आने वाला है, समरी में वो ये रिवाइज करके आएगा, बट ये छोड़ सकता है। तो थ्रू आउट जो पढ़ रहे हैं ना उसको पता होगी ये वाली बात पक्का कि जब मेरे एन सेल सीरीज में लगते हैं तो नेट वोल्टेज तो बनेगा एन ही,
नेट रेजिस्टेंस बनेगा एनआर जमा में बोलो क्या आर, सो दैट इज एनी बाय में एनआर जमा में बोलो क्या आर। लेकिन अब आपको दो कंडीशन लगानी है, या तो इन सबका सम मिला के बहुत ज्यादा हो जाएगा आर से, या इसी का अकेले का सम जो है, अकेले का जो वैल्यू है इन सबके सम से बहुत ज्यादा होगा। दोनों सूरत हाल में कंडीशन क्या बनेगा, अगर एनआर आर से बहुत बड़ा है तो नेट एनआर ही बनेगा, एन से एन कट जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा। इसका मतलब ये है नाउ द करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल, जितने मर्जी सेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट करंट आएगा ई बाय आर। नहीं आया समझ। दूसरी बात क्या बोली मैंने कि अगर एनआर बहुत छोटा हो, बोलो किससे, आर से, बहुत बड़ा हो मतलब बाहर वाला रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इन सब के सम से, तो ऐसे में बच्चों नीचे आर बच जाएगा, और ऐसे में करंट तब ज्यादा बनेगा जब नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए वाला। मैं तो कहूँगा इसको याद रखो, पेपर में क्वेश्चन में देखना क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है। कभी कभी अगर उसने ऐसा बोल दिया ना कि मेरे बहुत सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं और उन सबके इंटरनल रेजिस्टेंस का सम जो है ना वो बहुत हाई है एक्सटर्नल लोड से, तो मुझे बताइए जरा कि कितना करंट बनेगा, है ना, तो सीधा ई बाय आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, ई बाय आर। तो ये कंडीशन तो तभी समझ में आएगी जब आपने पढ़ रखी होगी इस तरीके से। क्लियर होता है कि नहीं होता। सो मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं, नाउ द करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सही है। और यहां पर बोलो क्या होगा, फिर तो देखो कुछ नहीं है, फिर तो वैल्यू जोड़ेगी सीधा यार। देखो ऐसे में तो आदर्श हमें कंडीशन जैसा कुछ सोचना ही नहीं है। ये तो स्पेशल कंडीशन है जब ऐसा हो जाए कि इन सबका सम बहुत ज्यादा हो जाए या इसका वैल्यू इन सबके सम से बहुत ज्यादा हो। ये दो कंडीशन, जब बराबर है तो फिर तो नेट फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा, बट दीज टू आर द स्पेशल कंडीशंस ना, कि जब ऐसा कुछ हो रहा तो ऐसा होगा, इसके अलावा कुछ भी है सीधा ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ। मेन केस तो वही है, ऊपर वाला लगेगा। एनी, अच्छा बराबर बोल दिया, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई वो है ही नहीं, उसको लिखने में क्या दिक्कत है। ए क्लास क्या कर रहे हो, दोनों तीनों चीज समझ में आ गई। अगला खुद ट्राई करेंगे, अगला क्या देने वाला हूं बताना जरा, एन आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल करना। ओए करके दिखाओ। एन सेल सीरीज में पैरेलल में हो गया, कर भी दिया। आज तो तुम्हें छुट्टी की जल्दी लग रही है मेरे को लग रहा है, इतनी जल्दी तुम तो कभी नहीं करते हो। बताना नेट कितना आएगा, नेट करंट बता रहे हो, नेट वोल्टेज बताओ पहले, सब नेट वोल्टेज बताएंगे। एक क्लास ई आएगा, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में सबके पास ई है, तो भी नेट कितना बनना है, ई बनना है ना। 5-5 वोल्ट की 20 बैटरी भी लगा दो तो 5 ही वोल्ट बनेगा बस, सही है। अच्छा इंपॉर्टेंट है नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। अब आपको पता है आर 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 ये सब किसमें है बोलो, पैरेलल में है। सो अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकालूंगा तो बोलूंगा 1/R 1/R 1/R, कितनी बार, तो बोलो कितना, तो अगर n/r होगा तो नेट कितना होगा बोलो, r/n, तो सबका होगा r/n और सीरीज में आ जाएगा ये वाला कैपिटल R। सो कितना हो जाएगा बोलो, r में n प्लस में कैपिटल R। समझ नहीं आया पक्का। सो मुझे बताओ नेट करंट कितना आएगा, ओए बच्चों E, कोई दिक्कत है। चलो अब आप लोग दो केस बता रहा हूं भाई। केस नंबर 1,
सुन लो, आप लोग ही तैयार करेंगे, मैं नहीं कर रही। केस नंबर 1 में आपको ये करना है कि इन सब का सम बोलो कितना है, आर बाय एन। फोकस करो, इन सब का सम बोलो कितना है। अगर सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम जो है वो बाहर वाले एक्सटर्नल लोड से ज्यादा है, यानी आर बाय एन जो है बहुत बहुत बड़ा है, बोलो किससे, कैपिटल आर से, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मेरा जो करंट है वो जाएगा ई अपॉन में आर बाय में एन, और हो जाएगा। तो क्या मेरा करंट इंडिपेंडेंट हो जाएगा नंबर ऑफ सेल के? नहीं सर, करंट तब ज्यादा बनेगा जब सेल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अरे नहीं आया समझ में। लेकिन केस नंबर 2, अरे बातें क्यों कर रहे हो यार। केस नंबर 2 है कि अगर सबका सम जो है यानी आर बाय एन, यार तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही शायद, आर बाय एन है क्या? आर बाय एन बताओगे क्या है? आर बाय एन सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम है। अगर सभी सेल्स के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम जोड़े, हम उनके रेजिस्टेंस का सम जोड़े, तो आर बाय एन आता है। और अगर आर बाय एन बहुत छोटा रह जाता है, बोलो किससे, कैपिटल आर से, तो इसका मतलब इस बार नीचे बस आर आएगा। तो इस बार मैं कहूंगा कि मेरा इस सर्किट का नेट करंट निकाल सकता हूं सीधा ई बाय में क्या, एक्सटर्नल लोड का रेजिस्टेंस, मेरे को इंटरनल का कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ सेल का कुछ नहीं करना। नहीं है बात समझ में? मतलब पैरेलल के केस में कब ऐसा होता है कि जितने मर्जी सेल लगे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ना करंट को, करंट तो फिक्स ई बाय कैपिटल आ रहेगा, जब मेरे एक्सटर्नल लोड का रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल्स के सबके सम के बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन सीरीज में शायद ऐसा उल्टा केस में था, सीरीज में ऐसा उल्टा केस में था, समझे नहीं पा रहे। सीरीज में जब सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम बड़ा था ना, तब वो इंडिपेंडेंट हुआ था, और इस बार सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का सम जो है छोटा है, तब इंडिपेंडेंट हुआ है। सो रटना तो नहीं है, एक बात तो पक्के बताए, तो रटना तो किसी को नहीं है। क्या करना है, मैं एक बात बोलता हूं, सबको क्या बताइए, ये बनाना आता है, उसका भी बनाना आता है। देखो मैं तो बहुत सिंपल टेक्निक है यार, सारे ई सेल्स के ईएमएफ एन सीरीज में लग गए, तो बोलो क्या हो गया, एन ई, क्या हो गया, रेजिस्टेंस कैसे बनाऊंगा, एनआर, क्योंकि आर रेजिस्टेंस सीरीज में, तो एनआर प्लस में क्या बोलो आर, फॉर्मूला बन गया एन ई अपॉन में एनआर प्लस में आर। अब एक केस जब एनआर जो है आर से बड़ा है, एक केस जब एनआर आर से छोटा है। जब जो चीज बड़ी होती है उसको लेके बाकी को नेगलेक्ट कर दिया करो, नहीं है बात समझी। पैरेलल के केस में बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी लग रहा है यार, बहुत सारे ईएमएफ्स लगे हुए, नेट वोल्टेज ई हो जाएगा, सारे इंटरनेशनल सम बनेगा आर बाय एन, और एक्सटर्नल होगा कैपिटल आर। अगर आर बाय एन बड़ा है तो आर बाय एन ले लो, और आर बाय एन छोटा है तो कैपिटल आर ले लो, तो पता लग जाए कब इंडिपेंडेंट है और कब डिपेंडेंट है। नहीं है बात समझ में? तो इस सूरत हाल में बोलेंगे नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड करेगा, इस सूरत हाल में बोलेंगे नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करेगा, करंट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल। इज दिस फाइन? नहीं आ रहा भाई समझ में? लास्ट केस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, पांचवा केस, मिक्स्ड। आप लोग बताएंगे? अच्छा सुनो भाई, ऐसे कितनी रोज हैं, एम रोज हैं, कितनी रोज है बोलो, एम रोज हैं, और कितने सेल हैं ऐसे बोलो, एन सेल्स ऐसे लगा रखे हैं, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बोलो। अरे कोई नहीं, अब भरने दो उसको, अबे डूब नहीं जाएगा तू। बच्चों आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? हर रो में एन सेल हैं, हर रो में कितने सेल हैं, एन, और ऐसी कितनी रोज हैं, एम रोज हैं। ट्राई करो, हो गया? बताओ। एन ई बाय में एन आर बाय में एम, एन आर बाय में एम, ठीक लग रहा है? ठीक है, बाकी बच्चे भी करें भाई।
नहीं हो रहा सो रहे? आसान है तो क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं हो रहा कीर्ति? तनिष हो गया? एकदम समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? दोबारा बोलो। बिल्कुल। बच्चों बोर्ड पे देखो। चलो बताओ भाई, ए क्लास क्या चल रहा है यार? चलो बताओ नेट वोल्टेज कितनी? अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इस पूरे रास्ते पे नेट वोल्टेज कितनी बनेगी? एनी, वो तो सीरीज में है ना। फिर ये भी एनी, फिर ये भी एनी, तो कितने होंगे बस सारे एनी। सबके पास हर रास्ते पे कितना हो जाएगा? एनी। लेकिन आपको पता है इधर एनी, इधर एनी, इधर एनी, हर जगह पर एन ई भी हुआ तो भी नेट कितना बनेगा? एन ई ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में चीजें जुड़ती नहीं है, बट एक रास्ते पे तो जुड़ेगी ना भाई। अरे नहीं आ रहा समझ में? सो मुझे बताइए, नहीं आया कनेक्ट समझ में? सो नेट ईएमएफ कितना होगा बोलो? एन ई। नेट रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस में आप मुझे बताइए इस सीरीज का, इस पूरे रास्ते का है एनआर। अरे क्योंकि आर रेजिस्टर्स, एन रेजिस्टर्स सीरीज में है, सो एनआर एनआर एनआर। समझ में आ रहा है? तो मेरे एम रस्तों पर कितना रेजिस्टेंस है बोलो? एनआर। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे में मेरा जो आर नेट आने वाला है, बच्चों एक बार बोर्ड पे इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां गलती करता है बच्चा, उन सबके इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कितना आएगा? तो मैंने कहा भाई इस पूरे रास्ते पे नेट कितना बन रहा है? एनआर। इधर कितना बन रहा है? एनआर। और ये सारे एनआर किस में बोलो? पैरेलल में। तो पैरेलल की चीजें कैसे जुड़ती है बोलो? एक एनआर, फिर एक और एनआर, फिर एक और एनआर, ऐसा कितनी बार बोलो? एम बार। ऐसा एम बार। और अगर ऐसा एम बार है तो बोलो क्या बोलोगे? एम बाई में एन आर। और मुझे बताइए ऐसे में तुम्हारा आर नेट कितना निकल के आ जाएगा? एन आर बाई में एम। तो उन सब का सारा ताम झाम मिला के जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? एन आर बाई में एम प्लस में कैपिटल आर। इज दिस फाइन? तो मुझे बताओ बच्चों नेट करंट कितना आएगा? ए एन ई अपॉन में। अब इस कंडीशन में आप लोगों को कोई स्पेशल केस नहीं पढ़ना होता, बस एक बात पढ़नी होती जो मैं बताऊंगा बड़ी जरूरी। जो बात बताऊंगा वो बहुत जरूरी है, इसे ढंग से सुन लेना। ये समझ में आया? पहले बताओ, ये नहीं आया? कहते हैं इस केस में, ऐसे सूरत हाल में, ये पूरा सेटअप सबसे मैक्सिमम करंट किस कंडीशन पे देता है? तो इसका आपको डायरेक्ट कंडीशन याद रखना है कि ये वाला सेटअप ना सबसे मैक्सिमम करंट तब बना के देता है जब इन सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेस का जो सम है कितना है बताओ जरा? एन आर बाय एम बराबर होता है एग्जैक्टली किसके बोलो? कैपिटल आर के। कहते हैं ऐसे ही सूरत हाल में ये सबसे ज्यादा क्या बना के देता है बोलो? हमें करंट बना के देता है। समझो मैंने क्या कहा? आपसे वो इस वाले केस का कंडीशन पूछेगा, व्हेन दिस सर्किट जनरेट अ मैक्सिमम करंट। सो दिस सर्किट जनरेट अ मैक्सिमम करंट व्हेन द सम ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। जब सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सम क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है, यानी एन आर बाई एम एक्जैक्टली किसके बराबर होता है? कैपिटल आर के। तब ये करंट बोलो क्या करता है? इस सर्किट में करंट कैसा बनता है बोलो? मैक्सिमम। अच्छा बचेगा सर ऐसा क्यों? भाई देखो इसके पीछे ना एक मैथमेटिक्स का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम वाला। जिन बच्चों ने अपने सेंटर्स पे या स्कूल में बेसिकली चैप्टर 6 पढ़ लिया होगा ना मैथ्स का, अभी तक पहुंचे नहीं, हम तो पहुंचे नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है। सो वहां पर उसका इस्तेमाल करके आप इस चीज को जज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उसको करेंगे डिस्कस तो बहुत बेकार हो जाएगा, और वो है नहीं आपके, मतलब उसको करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सीधा सीधा कंडीशन याद करो। क्या कंडीशन? क्या कंडीशन याद करो? जो बता रहा हूं वो याद करो। हेयर आई इज मैक्सिमम व्हेन एन आर बाय में, बच्चों एन आर बाय में एम किसके बराबर होता है बोलो? कैपिटल आर की। तब बोलो आई कैसा होता है बोलो? मैक्सिमम। दैट इज द सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस बराबर होता है बोलो किसके?
समझ ही नहीं आ रहा। तो इस सूरत हाल में ये सर्किट कैसा करंट जनरेट करता है, मैक्सिमम। तो यार देखो, हमने ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बच्चों ने पढ़े थे, आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े हैं कि जब मैं बहुत सारी बैटरीज को सीरीज में जोड़ूंगा, पैरेलल में जोड़ूंगा, तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्या वो समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया? तो अब एक बात सुन लीजिए, अगर किसी भी एक सिंपल सर्किट में सीरीज में सेल लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपको नेट करंट कैसे निकालना है? मेरे को लगता है फंसोगे तो नहीं। अगर 5 सेल वो सीरीज में लगा के दे दे तो हो जाएगा, 5 सेल पैरेलल में लगा के दे दे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस दे दे, एक्सटर्नल दे दे, तो करंट निकाल लोगे। ये भी बता पाओगे कब करंट इंडिपेंडेंट हो जाता है नंबर ऑफ सेल के? बता दोगे? बस यही जानना है, हो जाएगा ये क्लियर, फिनिश हो ये वाली चीज भी। लास्ट बात करूंगा मोबिलिटी की, फिर खत्म कर देंगे क्लास आज की, ठीक है। सो लास्ट बात करी जाएगी आपसे मोबिलिटी की। मोबिलिटी बहुत आसान है, बताऊं? तब भी बताऊंगा। आओ भाई क्लास। अब होता है मोबिलिटी। भी मोबिलिटी क्या होता है, बहुत जरूरी है भाई। देखिए, क्या आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो शुरुआत में टॉपिक पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा याद तो होगा। मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल वायर आपको करंट क्यों नहीं लगा पाती, पता है क्यों नहीं लगा पाती? सिंस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रैंडम होता है। सर मेरे पास ये बहुत सारे आयंस हैं समझो, और इन सब ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या कर रखे हैं? फ्री कर रखे हैं। बस भाई, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, ऐसा ही है। लेकिन आपको पता है ना कि जैसे ही तुम लोग बाहर एक पोटेंशियल अप्लाई करते हो, ऐसे में तो करंट नहीं बनता ना, लेकिन जैसे ही तुम कोई बाहर क्या करते हो? पोटेंशियल अप्लाई करते हो। नो दैट व्हेन यू अप्लाई सम पोटेंशियल अक्रॉस इट, यानी प्लस और माइनस, इस वायर को तुम जोड़ते हो एक प्लस से और एक बोलो क्या? माइनस से। एक एंड हाईली पॉजिटिव, एक एंड हाईली नेगेटिव ना। अगर उससे जोड़ते हो तो बोलो क्या बनता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। क्या पैदा होती है? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से बोलो क्या पैदा होता है? फोर्स। और फोर्स से बोलो क्या बनती है? एक्सलरेशन। अरे फोर्स का मतलब एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन का मतलब बोलो क्या आती है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी को तुम लोग नाम देते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब ये चलते हैं तो बेसिकली बोलो क्या बनता है? करंट। तो ये मैं तुम्हें कुछ सीक्वेंस उसमें सिखा रहा था, तुम लोगों ने पता नहीं कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, वो तुम जानो, ठीक है। मैंने बता दिया आप लोगों को। अब मेरी एक बात सुनो, बातें नहीं, जैसे ही प्लस माइनस लगता है तो यहां पर क्या अप्लाई होती है? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होते के साथ ही ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं ऐसे, मतलब जो जो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे वो एकदम से सबके सब प्लस की तरफ भागना शुरू कर देंगे। देखो ऐसे, वो उधर जा रहा था इधर भागेगा, वो उधर जा रहा था इधर भागेगा, इधर भागेगा। बोलो है कि नहीं? सारे के सारे ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, कितने की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है, फॉर्मूला बताओगे? अबे चुप हो जाओ तुम लोग नलायको। ई टाउ बाय में एम, या फिर तुम लोग ई को लिख सकते हो ई वी टाउ बाय में एम एल, क्योंकि ई को तुम वी बाय एल लिख सकते हो, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। अब माजरा सुनो भाई, क्या है? आपने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे हैं बात को? मान लो तुमने ना, अब बता रहा हूं क्या होती है मोबिलिटी। तुमने मान लो 5 यूनिट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई 20 मीटर पर सेकंड की। ओए दर क्या चल रहा है? 5 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और 20 यूनिट की बोलो क्या बनी? ड्रिफ्ट। मतलब तुमने जैसे ही 5 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई किया, उससे 20 की स्पीड से भागने लगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम लगाऊंगा तो ड्रिफ्ट थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी। यार ऑब्वियस सी बात है, जितना हाई पोटेंशियल होगा उतनी हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। बोला है कि नहीं? तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? कम। अगर मैं 4 ही न्यूटन की लूं तो कितने की बनेगी? बोलो 16 की, क्योंकि अगर 5 न्यूटन की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड क्रिएट हो सकता है। मैं वैल्यू मीटर पर सेकंड बोलना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन मैं बस बोल रहा हूं कि 5 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड से 20 यूनिट का अगर स्पीड पैदा हो रहा है तो 1 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना पैदा होगा बताओ? 4 का। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मोबिलिटी। That is what we called. So what is mobility? Mobility is nothing but it is the drift velocity developed in the drift velocity gained by the electron for per unit electric field. For per unit, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको गेन होता है, ये बेसिकली उसका बोलो क्या है? मोबिलिटी है। नहीं आया ना समझ में? और ऐसा हो सकता है, सुनो मेरी बात को, मैं कॉपर वायर में 1 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं और मैं वही
वही 1 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिल्वर वायर में लगाओ। सिल्वर वायर में ड्रिफ्ट ज्यादा बन गया क्योंकि सिल्वर वायर में रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, तो हम ये इसीलिए मोबिलिटी चेक करते हैं कि सब में 1 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखेंगे कितना ड्रिफ्ट पैदा हुआ, कितना, मतलब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, व्हाट इज मोबिलिटी, दैट इज अ ड्रिफ्ट डेवलप्ड या ड्रिफ्ट प्रोड्यूस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर इज कॉल्ड इट्स मोबिलिटी। इसको बोलो क्या बोलेंगे? सो मोबिलिटी का फॉर्मूला बताओ भाई, सिंबल होता है मोबिलिटी का ये, सिंबल होता है ये, फॉर्मूला क्या बनेगा? वीडी दैट इज बाय में ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे नहीं आ रहा समझ में? अगर 5 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड से 20 का ड्रिफ्ट पैदा हुआ है, सो 1 यूनिट से बोलो कितने का होगा? 4 का। दैट इज व्हाट वी कॉल द मोबिलिटी ना, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। मुश्किल लगा तो मुझे फॉर्मूला बताना, क्लास फॉर्मूला बताओ, ई टाउ बाय में एम अपॉन में ई से ई कट जाएगा। अब एक बड़ा जबरदस्त सवाल वो तुमसे एग्जाम में पूछता है और बच्चे गलत कराते हैं, और उसने मल्टीपल टाइम पूछ लिया। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा क्लास कि हम एक वायर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, मोबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? बच्चा यही मिस्टेक करता है, उसको दिखता है फॉर्मूला तो याद होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया फॉर्मूला याद करके आया हूं, समरी से वो यही याद करके आता है ना, जब ऊपर ऊपर से बढ़ के जाता है और उसको दिखता है तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ड्रिफ्ट घटे, मोबिलिटी घटेगी, ऐसा उसको दिखता है। बट आप ये भूल गए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला ई टाउ बाय में एम है, इसे ही कट चुका है, और मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि समझिए 5 से 20 है तो 1 से बोलो कितनी है? 4। अरे यार अगर 5 से 20 है, अगर तुम इसको बढ़ा के 6 भी कर दोगे, कितना कर दोगे बोलो? 6 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा 24 का, ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो 1 पे तो वही 5-4 का है ना, नहीं आया समझ में? अरे भैया वो चीनी वाला हिसाब किताब है, आप चीनी 5 किलो ले रहे हो 200 रुपए की, आप 6 किलो लोगे तो 240 की हो जाएगी, 7 किलो लोगे तो 280 की हो जाएगी, 8 किलो 320 की हो जाएगी, लेकिन 1 किलो तो कितने की रहेगी? फिक्स रहेगी 40 की, वो तो फिक्स रहा ना। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से जो गेन होने वाला ड्रिफ्ट का वो तो फिक्स रहेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे, ड्रिफ्ट बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रिक बढ़ाओगे ड्रिफ्ट बढ़ेगा, लेकिन मोबिलिटी बोलो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मोबिलिटी आपको बताता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना ड्रिफ्ट पैदा होता है। नहीं है बात समझ में? मुश्किल है, सो लिख लो बस इसको। फिर पीछे समझ में आ गया? बस छुट्टी कर रहा हूँ 5 मिनट में। ऐसा कोई वो नहीं है रूल, कर दी भाई। नहीं कर रहा भाई, बताओ क्या करोगे? ओए बच्चों एक क्लास देखो, बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन मोबिलिटी पे आए हुए हैं। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है? तो आप बोलेंगे इट इज द ड्रिफ्ट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और फिर बोलोगे कैरियर्स का रिलेशन बताओ, तो रिलेशन बनाना 1 मिनट का काम है ना।
ड्रिफ्ट वो होगा आपका मोबिलिटी बराबर में ड्रिफ्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ना वीडी बाई में ई, रिजल्ट आएगा ई टाउ बाई में क्या एम। नहीं आया ना समझ में? अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने बोला मोबिलिटी बताओ क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट भी दो। मोबिलिटी बताओ और एसआई यूनिट भी दो। अब एसआई यूनिट क्या होगा? कौन बताएगा एसआई यूनिट क्या होगा? पता है क्या होगा? आ जाओ आप बताओ मोबिलिटी क्या होता है? सही है। अब बताना ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वही मीटर पर सेकंड में बोल सकते हो, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें बोलोगे? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अरे नहीं आ रहा याद पक्का? सो बताना जरा कितना आ जाएगा? पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नहीं आया ना समझ में? अरे एम ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? और अगर आपको लगे आप न्यूटन को भी एक्सपेंड कर सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज इसको तुम्हें छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये आंसर कर सकते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? फॉर्मूला है बस, उससे बनाया कुछ नहीं, हटा दूं। अब सुनो बना लेना खुद, ये इजी है। अच्छा ये बताना क्वेश्चन 11वां बताना। मोबिलिटी में बड़े क्वेश्चन है यार, बड़े क्वेश्चन आ रहे मोबिलिटी पे। बताना एक बार 11वां। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल्ड, द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सो मोबिलिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या है बोलो? ई टाउ बाय में एम। अब ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चेंज नहीं हो सकता। एम क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज नहीं हो सकता। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, याद है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिन बच्चों ने शुरुआती टॉपिक पढ़ा हुआ उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी को लगे कि वोल्टेज पे, यार फिर वही आप लोग नहीं बोले यार बीच में, कहां? अरे यार वो बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। नहीं 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 नहीं, वो गलती से वोल्ट पर मीटर होती है वो मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। वो गाइस न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है। वो फ्लो में गलत हो गया, दैट्स न्यूटन पर कूलम। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखवाया था ना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वो मेरे से गलती हुई है, ठीक है। सो गाइस एक बात बताइए, कर लोगे ना उसको करेक्ट? सुनो अब ये बोल रहे हैं बताओ अगर मैं v को बढ़ाऊं तो मोबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? यार देखो एक गड़बड़ आप लोग कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग सोचो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में e होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम लोग जानते हो, अरे क्या तुम जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ बाय में एम। और अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तुम ये भी जानते हो कि मैं ई को ही वी बाय एल भी लिख सकता हूं। तो मुझे तो पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल बढ़ाने पे बढ़ती है, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट बढ़ेगा। अब बच्चे को लगता है जब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट बढ़ा रहे तो मोबिलिटी बढ़ रही है, गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आप लोगों को पता है यहां तो ई बोलो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। जब ई का इफेक्ट ही कैंसिल हो गया तो मोबिलिटी एक पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मास पे। अगर मास कम होगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, और मास ज्यादा होगा तो मोबिलिटी एक तरीके से फ्लो को बता रही है, कितना आसानी से फ्लो हो सकता है, कितना आसानी से फ्लो। समझ नहीं आ रहा शायद? कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है, टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। बस क्लियर हो रहे हैं? समझ नहीं आ रहा? सो मैं बोलूंगा रिमेन अनचेंज। क्या बोलूंगा? अब जिस बच्चे ने ढंग से पढ़े हुए ना टॉपिक, वो ऐसे क्वेश्चंस तो कभी भी गलत नहीं करता भाई, कभी भी गलत नहीं करता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कह रहे सर नहीं आ रहा कुछ समझ में। अब एक चीज सुनो, फिर शुरू हो गए, ये पढ़ो। हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस? फिर वही क्वेश्चन है, कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, कह रहा है वी को अगर बढ़ाएंगे तो क्या पड़ेगा मोबिलिटी पे? सर कोई सर नहीं आ रहा करती है समझ में? मोबिलिटी पे कोई सर, क्योंकि मोबिलिटी है ई टाउ बाय में एम। ई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एम इज अ कांस्टेंट वैल्यू। टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, किस पे बोलो? अब वो आपसे एक सवाल करेगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो मोबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? हो सकता है अब आ जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाए? कम। अरे जल्दी जल्दी टकराएगा ना बच्चों, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर वो ठीक बोला है मैंने, लेकिन मैं मोबिलिटी की बात कर रहा था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम, और मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम। नहीं है बात समझे? क्योंकि टाउ कम होने का मतलब मोबिलिटी कम होना। समझ नहीं आ रहा? सो आपने देखा मोबिलिटी क्वेश्चन बड़ा आसान है यार। अच्छा अब एक बात है भाई, देखो टॉपिक तो हमारे हो गए सारे,
मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, टॉपिक तो हमारे सारे हो गए जो जो है ओम्स लॉ। हाँ, लिमिटेशन वगैरह जो है ना पढ़ा देंगे, लेकिन जनरली डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता नहीं है उसके ऊपर। बेसिकली कुछ मतलब नॉन नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो वाली बात मैं बता दूंगा। ए क्लास, ये ड्रिफ्ट वगैरह का सारा करा हुआ है, सुनो टॉपिक्स यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं। ए ये है ना लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ, एक क्वेश्चन है, ये बता दूंगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। और रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल मैंने तुम्हें करवाया था कि सेमीकंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की, इन सबकी। फिर पावर वाला टॉपिक करवाया था, बल्ब वाला। ये देखो क्या दिया हुआ है, 2021-22 में क्वेश्चन आया था कि अगर एक बल्ब है जो 220 वोल्ट 100 वोल्ट का है, ये क्या है इसकी बताओगे जरा, रेटेड कंडीशन। कह रहे अगर मैं इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करूं तो क्या होगा। मेरे को लगता है एकदम आंसर करना चाहिए यार। वोल्टेज होगी या आधी, वोल्टेज होगी या आधी, 1/4 हो जाएगी पावर, 25 वोल्ट आंसर आएगा, ये सीधा भैया ए ऑप्शन। देखते हैं आंसर होता, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ऑप्शन टिक करना होता है, खत्म। नहीं बन रहा, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए भाई। अब ये मुझे लगता है यार ये वाला भी आप लोग कर लोगे। कह रहे 2 रजिस्टर है, 4 ओम 6 ओम हमने